कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डिस्कवरी आउटडोर्स। सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। नौमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की। अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। उर्द और मूंग की उन्नत खेती पर जानकारी। मूंगफली की वैज्ञानिक बुआई तकनीक। आम की तुड़ाई के समय और पश्चात के प्रबंधन कार्य। दलहनी फसलों के अंतर्गत खरीफ में मूंग और उड़द की खेती उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के घाटियों में भी की जाती है। तो किसान भाइयों, मूंग और उड़द की फसल से आशातीत उपज के लिए आपको इसकी खेती में उन्नत तकनीकों को अपनाना होगा, क्योंकि किसान भाई बुआई के उचित समय, उन्नत प्रजातियों के चयन और बुआई की उचित विधि तथा बुआई उपरांत के प्रबंधनों में कहीं न कहीं लापरवाही आप कर ही जाते हैं, जिससे उपज प्रभावित होती है। इसीलिए आप उड़द और मूंग की खेती में कौन कौन से तकनीकी बिंदुओं को अमल में लाएंगे, जानेंगे एक विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। उड़द एवं मूंग की उन्नत खेती। उड़द एवं मूंग भारत में उगाई जाने वाली प्राचीनतम फसलें हैं। विभिन्न फसलों के साथ एवं फसल चक्रों में उगाए जाने के कारण दलहनी फसलों में उड़द एवं मूंग का प्रमुख स्थान है। भारत में इनकी खेती दलहनी फसलों के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग में विभिन्न ऋतुओं खरीफ, रबी एवं बसंत में मैदानी क्षेत्रों से लेकर समुद्र तल से 1820 मीटर की ऊंचाई तक होती है। भारत में उड़द एवं मूंग की खेती लगभग 60 लाख हेक्टेयर में की जाती है। मूंग एवं उड़द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। मूंग एवं उड़द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। प्रजाति का चुनाव। अच्छी उपज लेने के लिए कम समय में पककर तैयार होने वाली निम्न प्रजातियां उपयुक्त रहती हैं। मूंग की प्रजातियां उड़द की प्रजातियां
बीज की मात्रा। मूंग की 25 से 30 किलोग्राम तथा उर्द की 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई की विधि। मूंग एवं उर्द की बुवाई देशी हल के पीछे कुड़ों में 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसकी बुवाई सीड ड्रिल के द्वारा भी आसानी से की जा सकती है। बीज शोधन। उड़द एवं मूंग के बीजों को 2.5 ग्राम थीरम एवं 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में रोग शोधक क्षमता बढ़ती है और बीज का जमाव अच्छा होता है एवं पौधों की संख्या में कमी नहीं होने पाती। बीज उपचार। उपयुक्त बीज को शोधित करने के बाद एक बोरे पर फैलाकर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। इस घोल में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिला दें। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़ककर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज को छाया में 1 से 2 घंटे तक सुखाएं, तत्पश्चात बुवाई करें। उर्वरकों का प्रयोग। मूंग की अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। इसी प्रकार उड़द की फसल में 15 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। दलहनी फसलों के लिए फॉस्फेट पोषक तत्व की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरकों से दिए जाने वाले फॉस्फेट पोषक तत्व का काफी भाग भूमि में अनुपलब्ध अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। भूमि में अनुपलब्ध फॉस्फेट को उपलब्ध दशा में परिवर्तित करने के लिए फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया (PSB) का कल्चर बहुत ही सहायक होता है। इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु राइजोबियम कल्चर के साथ साथ फॉस्फेट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए PSB का भी प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई करने के बाद निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण पेंडिमेथलिन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। फसल सुरक्षा। मूंग एवं उर्द दोनों फसलों में प्रायः पीले चित्रवर्ण मोज़ेक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के विषाणु सफेद मक्खी द्वारा फैलते हैं। इसकी रोकथाम के लिए समय से बुवाई करना चाहिए। पीले चित्रवर्ण से सहिष्णु मूंग की प्रजातियों जैसे पंत मूंग 2, सम्राट एवं नरेंद्र मूंग 1 तथा उर्द की पंत U35 एवं नरेंद्र उर्द 1 की बुवाई करनी चाहिए। इसके अलावा पीले चित्रवर्ण दिखते ही पौधों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। सफेद मक्खी दिखने पर मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC या डाइमेथाइट 30 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। थ्रिप्स। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों पर फूलों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फूल भी गिरने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC या डाइमिथोएट 30 EC को 1 लीटर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। मूंगफली की खेती खरीफ में प्रदेश के कई जनपदों में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इसकी खेती प्रायः किसान परंपरागत तरीके से और पुरानी प्रजातियां अपनाकर करते हैं, जिससे जो लाभ उन्हें होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखते हुए किसान भाई मूंगफली की बुआई में कौन कौन सी तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान देंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी के डॉक्टर शंकर सिंह। मूंगफली की फसल जो है वो बहुत ही लोकप्रिय फसल है। आमतौर पर अब खरीफ में जो मूंगफली हो रही थी हमारे सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई और इधर इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इन जनपदों में काफ़ी मात्रा में इसकी खेती होती है और ज़्यादातर खेती अब जो है जायद में शिफ्ट हो गई है। लेकिन आमतौर पर खरीफ की जो मूंगफली है उसमें लागत कम से कम आती है, इसलिए खरीफ के मौसम में यदि मूंगफली की खेती की जाए तो कम लागत में अधिक लाभ
प्राप्त किया जा सकता है। अब बात आती है कि मूंगफली के लिए कैसे खेत की तैयारी करें। तो खेत जो है वो समतल हो, ढालू ना हो, पानी का जल निकास ठीक ठाक हो, और तो एक जुताई जो है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2-3 जुताइयाँ कल्टीवेटर या देसी हल से करके खेत को समतल करके इसकी बुवाई के लिए खेत को तैयार कर लिया जाता है। जहाँ तक बात है कौन सी वैरायटी हम चयन करें, तो इसके लिए चित्रा है, अंबर है, आप चंद्रा है, कौशल है, TG 37 है, ये जो है प्रकाश है। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है और ये जो है 115 से 120 दिन पकने में लेती हैं। इनकी बुवाई जो है वो जून के आखिरी सप्ताह से लेकर के 15 जुलाई तक की जा सकती है। अब बात आती है कि इसका बीज कितना पड़ेगा, और तो इसका बीज जो है वो इसका दाना निकालने के बाद 1 कुंटल बीज लगभग 1 हेक्टेयर में लगता है। बीज साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो, बोल्ड हो, और इसके बाद उसका बीज शोधन जो है वो थीरम या कैप्टान दवा से 2-3 ग्राम कैप्टान या थीरम दवा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है। उसको मिलाने के बाद फिर इसका बीजोपचार भी बहुत ज़रूरी है। राइजोबियम कल्चर इसका अलग से आता है जिसकी 200-250 ग्राम मात्रा 10 किलो बीज के लिए लगती है। तो बीजोपचार और बीज शोधन करने के बाद यदि मूंगफली की फसल बोई जाती है तो बहुत सारी बीमारियां, टिक्का डिसीज है, झुलसा की बीमारी है और दूसरी बीमारियां जो इसमें मूंगफली में आगे चल कर के लगती हैं, उन बीमारियों से इससे जो है छुटकारा मिल जाता है। अब बात आती है कि इसमें महत्वपूर्ण खाद का रोल है। खाद में जो है वो 20 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 45 किलोग्राम पोटास और 250 किलोग्राम जो है वो जिप्सम, 20 किलोग्राम बोरेक्स, ये जो है संतुलित मात्रा जो है संस्तुत की गई है। लेकिन मृदा परीक्षण के परिणाम के आधार पर यदि उर्वरकों की मात्रा दी जाती है तो निश्चित रूप से इसकी बहुत ही उल्लेखनीय फसल मिलती है। अब बात आती है कि इसकी बुवाई कैसे करें। तो बुवाई जो है 10-15 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी रखते हुए और 30 से 35 सेंटीमीटर कूड़ से कूड़ की दूरी रखते हुए बुवाई लाइनों में की जाए, कूड़ों में की जाए तो निश्चित रूप से जो है जमाव अच्छा होता है, पौधे का विकास अच्छा होता है, जड़ का विकास अच्छा होता है और पौधा जो है अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि मूंगफली में पानी भी कम लगता है। यदि जैसा मौसम विज्ञानी घोषणा कर रहे हैं कि इस साल मानसून कम आएगा, देर में आएगा, तो इन हालातों में भी ये फसलें जो तिलहनी हैं, दलहनी फसलें हैं, इनमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। सूखा सहन करने की इसमें बेहद क्षमता है। तो ऐसे हालातों में इनकी खेती विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए लाभ। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे कार्यक्रम में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, आम की मध्यम और पिछेती प्रजातियों की फलत अब पकने की अवस्था में है और हमारे बागवान भाई तुड़ाई कर रहे हैं। तो तुड़ाई के बाद फलों की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, इसके लिए तुड़ाई के समय और बाद में कुछ वैज्ञानिक बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिस पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि ज्ञान केंद्र बरेली के डॉक्टर अजय सेन चौधरी। किसान भाइयों, इस समय हमारे आम के बागों में फलत जो है पूरी तैयार है, उसकी तोड़ाई का समय आ रहा है और कुछ काश्तकार भाई जो है फलों की तोड़ाई जो है थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखें, फल मैच्योर होने के बाद जब राइप होने लगे, मतलब पकने की अवस्था आने लगे, उसमें कलर डेवलपमेंट जब शुरू हो जाए, तभी फलों को जो है तोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर राइप अगर नहीं होते हैं, मतलब उनकी परफेक्टता नहीं होती है ठीक तरीके से, तो देखा गया है कि उनका स्वाद अच्छा नहीं होता, कलर डेवलपमेंट नहीं अच्छा होता। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के फलों को जो है तोड़ना चाहिए। और देखा गया है कि सबसे पहले बगीचे के अंदर बम्बई आता है, फिर बम्बई के ख़त्म होने के बाद दशहरी आता है
और फिर उसके बाद लंगड़ा और चौसा की फसलें जो है खास करके जो है देखी गई हैं, इनको जो है तोड़ा जाता है। तो काश्तकार भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बगीचे से फल तोड़ते वक्त ये ध्यान रखें कि इस तरीके से फल तोड़ें कि ज़मीन पे गिरने न पाए, चोट नहीं लगने पाए। चोट अगर लग जाती है तो उनमें जो है फल ख़राब होने की आशंका रहती है और जब बाहर भेजते हैं तो फल ख़राब हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि फल तोड़ने के बाद फलों को जो है ग्रेडिंग हर हालत में करें। छोटे फल अलग कर दें, बड़े फल बिल्कुल अलग कर दें। मध्यम आकार के फल जो सामान्य रूप से बाज़ार में भेजे जाते हैं और जो दूर के मार्केट में भेजने हैं कि तो उनको अलग रखें, क्योंकि देखा यह गया है कि सबसे जो छोटे फल होंगे वो जल्दी पकेंगे, मध्यम आकार के उसके बाद पकेंगे और बड़े आकार के थोड़ा और समय लेंगे। तो अगर दोनों सभी फलों को एक साथ मिक्स करके अगर पैकिंग करेंगे तो देखा गया है कि कुछ फल पक गए, कुछ फल नहीं पके, तो ये समस्या जो है होती है। दूसरी बात ये और आती है कि फलों में देखा गया है कि कार्बाइड का प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा काश्तकार हमारे कर रहे हैं, जो बागबान भाई है, और सामान्य रूप से कार्बाइड का प्रयोग करने से मानव स्वास्थ्य के ऊपर जो है इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। और भारत सरकार ने बहुत पहले से कार्बाइड को जो है प्रतिबंधित कर रखा है कि फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग न किया जाए। इसके स्थान पर इथेनॉल नामक एक हार्मोन आता है, उसका जो है काश्तकारों हमारे बागबान भाइयों को जो है प्रयोग करना चाहिए। उसमें काश्तकारों को हमारे ध्यान रखना चाहिए, जो फल जो है आपने पौधों से जो है तोड़ लिए हैं उनकी ग्रेडिंग कर ली है, और ग्रेडिंग करने के बाद उनको ट्रीटमेंट करने के लिए 0.6 ml से लेकर 1.8 ml तक 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलना है। कहने मतलब है 250 ppm से 750 ppm इथेनॉल का जो है घोल बनाना है और इसमें जो है घोलना है। और इस घोल के अंदर 5 मिनट के लिए कम से कम आम के फलों को जो है उसमें डिप करना है। और ये घोल हल्का सा गुनगुना पानी में जो है बनाएंगे, मतलब गुनगुने पानी में घोल को जो है अब ठीक तरीके से बना करके और उसको आम के फलों को 5 मिनट के लिए 5 से 10 मिनट के लिए उसमें डिप रखेंगे। और डिप करने के बाद उसको निकाल करके छायादार स्थान पर जो है ठीक तरीके से जब सूख जाए पानी भी ठीक तरीके से सूखने के बाद फलों को पोंछ करके और फिर उनको पेपर में रैप करके मतलब लपेट करके और जिन बॉक्सों में चाहे प्लास्टिक के बॉक्स हैं या दफ्ती के बॉक्स हैं या लकड़ी के बॉक्स हैं उनमें पैक करके फिर बाज़ार में जो है उनको भेजने का कार्य करना चाहिए। और इथेनॉल ट्रीटमेंट से देखा यह गया है कि फल जो है एक तरफ से जो है ठीक तरीके से पकेंगे और जो रंग का जो डेवलपमेंट है कलर डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर रूप से अच्छा होता है। और उससे ये देखा गया है कि इथीलिन गैस जो निकलती है उससे वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। तो हमारे बागबान भाइयों को ये ध्यान में रखना है कि कार्बाइड का प्रयोग कदाप न करें, जिससे मानव स्वास्थ्य को जो है वो हानिकारक है। और इससे देखा गया है कि उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन को जो है नुकसान जो है पहुंचा रहा है। तो इथेनॉल का जो है प्रयोग जो है इथेनॉल नामक हार्मोन का जो है प्रयोग करें। सब्जियों के अंतर्गत टमाटर की बाजार मांग वर्ष भर बनी रहती है, लेकिन साल के कुछ महीनों में टमाटर की इतनी अधिकता हो जाती है कि टमाटर की मांग घटने के साथ साथ टमाटर का बाजार मूल्य भी गिर जाता है, जिससे किसानों को काफी हानि उठानी पड़ती है। ऐसे में अब बहुत से किसान संरक्षित दशा में टमाटर की खेती कर आशातीत लाभ ले रहे हैं। उन्हीं किसानों में से एक हैं मीरपुर हरिद्वार के कृषक कुंवरपाल सिंह, जिन्होंने पॉली हाउस में टमाटर की खेती की। और उन्हीं से जानते हैं कि वो टमाटर की फसल का प्रबंधन आखिर किस प्रकार से करते हैं। किसान भाइयों, इस बार मैंने पॉली हाउस में टमाटर लगाया है। टमाटर लगाने के लिए सबसे पहले उसकी पौध तैयार की जाती है। पौध लगभग 30 से 35 दिन में तैयार होती है। इसी बीच में हम अपने पॉली हाउस में लगभग 6 इंच ऊंचे बेड बना लेते हैं, जिनकी बेडों की चौड़ाई लगभग 2 फुट होती है और ऊंचाई 6 इंच होती है। इसमें जो 30 से 35 दिन के बाद जो हमारी रोपाई द्वारा नर्सरी तैयार होती है, उस नर्सरी को हम अपने पॉली हाउस में लगा देते। और इसका जो पेड़ से पेड़ की दूरी लगभग 9 इंच से 12 इंच रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 1 से 1.5 फीट रखते हैं। और नर्सरी लगाने से पहले हम देखते हैं कि उसमें प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद हो।
गोबर की खाद पूरी मिट्टी में मिली हुई होनी चाहिए और रोपाई करते हुए उसमें पूरी मॉइस्चर रहनी चाहिए। और हमारा बेड इस तरह होना चाहिए कि उसमें पानी कहीं हमें पानी देते हुए, पानी की सिंचाई करते हुए, चाहे ड्रिप इरिगेशन से हो या फव्वारों से हो या पाइप से हो, कहीं भी पानी रुकना नहीं चाहिए। फिर हम जब 30-35 दिन की हमारी नर्सरी हो जाती है उसकी रोपाई करते हैं। रोपाई के करते के साथ साथ हम तुरंत फव्वारे से पानी लगाते हैं और जब लगभग 10 दिन पौध लगे हुए हो जाती है फिर हम ड्रिप के द्वारा उसे रोज़ तीसरे दिन हल्का हल्का 15 से 20 मिनट उसमें पानी देते हैं। गर्मी के लिए बचाने के लिए इसमें स्प्रिंकल सिस्टम से हम पूरे पॉली हाउस को ठंडा रखते हैं, जिससे 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। और अंदर भी फॉगर से हम टेम्परेचर लगभग 4-5 डिग्री कम करते रहते हैं। जब ये पौध हमारी लगभग 1-1.5 फुट की हो जाती है हम उसमें वायरिंग करते हैं, उसमें हम थ्रेड लगाते हैं। तो थ्रेड हम लगभग 6 फुट हाइट तक, 6 से 8 फुट हाइट तक हम उसमें एक चौड़ाई में पहले हम तार बांधते हैं और उसे हम फिर पत्तियों उसे हम धागों से उसकी लाइन बना देते हैं। और लाइन से लाइन जो भी हर एक पेड़ है, हर एक पेड़ से उसकी ऊपर जाती रहती है और वो पेड़ हमारा ऊपर तक पहुंच जाता है और जो कि लगभग 4 हफ्ते से 6 हफ्ते में फल देने लगता है। इसी बीच में जो इसमें सबसे बड़ी सावधानी है जो इस टमाटर के पौधों में आती है वो एक तो वाइट फ्लाई आती है। वाइट फ्लाई के लिए हम जो बाज़ार में उपलब्ध दवाइयाँ हैं वो डालते हैं। दूसरे इसमें लीफ माइनर आने की संभावना बहुत बनी रहती है, तो लीफ माइनर के लिए भी जो मार्केट में अवेलेबल दवाइयाँ हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इसमें कभी कभी सुंडी का प्रकोप भी आता है। सुंडी भी उसके जो नए आने वाले पौध में जो नई फल आते हैं उनको खाकर छोटा कर देती है और पत्तियों को भी खा जाती है, जिससे कि हमारी पैदावार काफ़ी प्रभावित होती है। तो सुंडियों का उपचार भी हमें करते रहना चाहिए। और जब भी उसे हम फल अंदर सब्जी तोड़ने जाए हमें इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए कि जूते पहन के अंदर ना जाए और कपड़े अपने अच्छी तरह से साफ करके जाएं, जिससे कि बाहर के वातावरण से कोई हमें सुंडी, वाइट फ्लाई या लीफ माइनर का कोई प्रभावित क्षेत्र से अगर हम गुजर रहे हों तो हमारे कपड़ों से अंदर पॉली हाउस में संक्रमण ना हो। और इसके साथ साथ हम ये देखभाल के साथ साथ जैसे ही हमारे पौधों की बढ़ोतरी चलती रहती है या आखिरी दिनों तक पूरे 3 महीने बढ़ोतरी भी चलती है और फल भी आता है, तो इसके हम तंतुओं को ऊपर के जो धागों में ऊपर चढ़ाते रहें और ये ऊपर लगभग 7 फीट तक 8 फीट तक इसकी जाती रहेगी और वहाँ हमारे जो फ्लावरिंग आता रहेगा और टमाटर की जो खेती है उसकी पैदावार होती रहेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सुनौली अलीगढ़ के मयंक मिश्रा ने। आपने बासमती की उन्नत प्रजातियों के बारे में जानकारी चाहिए। आज हम बासमती धान की खेती के लिए कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बासमती की खेती पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और विदेशी मुद्रा हमने काफ़ी ज़्यादा अर्जित की है। जो किसान भाई बासमती धान की खेती करना चाहते हैं उनको प्रजाति का चयन करने से पहले हर प्रजाति के बारे में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। बासमती धान की कुल 21 वैरायटी इस समय हैं, लेकिन जो प्रमुखता से बासमती धान की जो प्रजातियां किसान भाई ले रहे हैं उनमें पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121 हमारे देश से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। इस वैरायटी का चावल दुनिया का सबसे लंबा चावल है जिसकी विदेशों में काफ़ी मांग है। पूसा बासमती 1121 140 दिन आपको बीज बोने से काटने तक कुल समय 140 दिन का लेती है। इस वैरायटी का दाना लंबा है। यदि किसान भाई पूसा बासमती 1121 की खेती करना चाहते हैं तो इसकी बिजाई 15 जून के बाद करें और 20 से 25 दिन की पौध
खेत में लगाएं। इस प्रजाति का औसत उत्पादन 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर है, लेकिन किसान भाई अच्छी तकनीक का प्रयोग करके इसकी उपज 60 क्विंटल तक 1 हेक्टेयर में ले सकते हैं। पिछले वर्ष बासमती धान की एक नई प्रजाति पूसा बासमती 1509 रिलीज़ की गई है। ये वैरायटी बहुत अच्छी है और ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से रिलीज़ की गई है। इस वैरायटी की खासियत है कि ये बासमती होते हुए मात्र 110 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। जैसे 11-21 में जो कुछ कमियां किसानों को नज़र आती थीं, जैसे वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन 1509 कम बढ़ती है और उसका दाना भी 11-21 की तरह ही लंबा है, सुगंधित है, पकने के बाद बहुत अच्छा इसका चावल भी बनता है और इसकी मांग भी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रही है। जो किसान भाई कम समय में 1509 का चयन कर सकते हैं। इसकी खेती यदि आप कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। 1509 को कोशिश कीजिए 15 जुलाई के बाद इसको लगाएं खेत में, जिससे कि बासमती की क्वालिटी ख़राब ना हो और अच्छी गुणवत्ता का चावल हम पैदा कर सकें। पूसा बासमती 1509 का औसत उत्पादन 45 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर है, लेकिन किसान भाई अच्छी गुणवत्ता से और नवीन विधियों का प्रयोग करते हुए इसको 65 से 70 क्विंटल 1 हेक्टेयर में ले सकते हैं। इस वैरायटी का बाज़ार में ठीक रेट मिल रहा है और आप इसका चयन कर सकते हैं। पूसा बासमती 1, जिसे कि अलग अलग क्षेत्रों में तूड़ा बासमती, मुच्छड़ बासमती आदि नामों से भी जाना जाता है, वो भी बहुत अच्छी किस्म है। यह भी पूसा नई दिल्ली से विकसित की हुई थोड़ी पुरानी वैरायटी है, लेकिन आज भी इसके चावल को खाने वालों की कोई कमी नहीं है। अमेरिकी देशों में इस वैरायटी की काफ़ी मांग है, क्योंकि इसमें खुशबू, सुगंध, जो कि बासमती की एक विशेष पहचान है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। किसान भाइयों के लिए ये वैरायटी काफ़ी मुफीद है, ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं। देखा गया है जिन खेतों में जंगली सूअर की समस्या होती है, वहाँ भी इस वैरायटी में नुकसान दूसरी वैरायटियों की तुलना में काफ़ी कम होता है। इस वैरायटी की औसत उपज 45 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर है, लेकिन इस प्रजाति की भी किसान भाई अच्छी तकनीक से यदि खेती करते हैं तो वो 70 से 75 क्विंटल तक भी ले सकते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डिस्कवरी आउटडोर्स, सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की।